प्रदेश की चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर भजनलाल सरकार पर तीखे हमले कर दिए हैं। गहलोत ने विधानसभा हाई कोर्ट को मिल रही बम धमकियों का हवाला देते हुए कहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था का मजाक बन रहा है। सीएम भजनलाल ने सोशल मीडिया पोस्ट से अशोक गहलोत को जवाब दिया है। कहा कि बीजेपी सरकार के पिछले 2 वर्षों में राज्य में अपराध पर 18% से ज्यादा की कमी आई है। पुलिसिंग में सुधार और जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण हत्या के मामलों में 25% और डकैती में 47% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगभग 10% की कमी आई है। आज बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर मौजूदा भजनलाल सरकार पर तीखे हमले किए हैं। गहलोत ने विधानसभा हाई कोर्ट को मिल रही बम धमकियों का हवाला देते हुए कहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था का मजाक बन रहा है। उनको उड़ाने की धमकी दे दी, हाई कोर्ट को दे दी, जो आपके कलेक्टेड है वह दे दी गई। असेंबली दूसरी बार आ गई है धमकी, अभी तक पकड़ी नहीं गई 6 महीने में। फिर क्या ये राज कर रहे हैं? वो शासन नाम की, राज नाम की चीज है क्या राजस्थान के अंदर? भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में प्रदेश की कानून व्यवस्था रसातल में पहुंच चुकी है। ऐसी लचर व्यवस्था है कि कानून का इकबाल कहीं नजर नहीं आता। भू माफिया, रेत माफिया हावी है, लोगों को गाड़ी से कुचल रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में आग लगा रहे हैं और उसकी रोकथाम के कोई उपाय सरकार के पास नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के कानून व्यवस्था के आरोपों पर पलटवार करते हुए अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 2 सालों में अपराध में कमी आई है। हमारे प्रदेश में पिछले 2 सालों में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में ओवरऑल अपराध 18% कम हुए, हत्या के केसेस जो है वो 25% कम हुए, डकैती 47% कम हुई और लूट के केसेस जो है वो 50% कम हुए। महिला अपराध 10% कम करके आज हमारा प्रदेश जो है वो सुरक्षित हाथों में है। और आप देखिए, जब से माननीय भजनलाल सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था को बहुत चुस्त दुरुस्त किया गया है। जो पुलिस महकमा था उनको फ्री हैंड दिया गया और अपराधियों पे लगाम लगाने के लिए बीट प्रणाली सिस्टम को दुरुस्त किया गया। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। आंकड़ों से एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। ये सिलसिला कब रुकेगा, ये देखने वाली बात है। आज की फाइट में बहस इसी मुद्दे पर। तो कानून व्यवस्था पर सवाल और उसका जवाब लगातार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, यानी कि आर पार की लड़ाई इस वक्त कानून व्यवस्था पर बनी हुई है। तो हमारे भी कुछ सवाल हैं जिसकी चर्चा हम इस डिबेट के दौरान करेंगे आज की फाइट में। पहला सवाल आप देख लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पर आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल नंबर 1, कानून व्यवस्था पर सवाल, सरकार का करारा जवाब। विपक्ष ने उठाया कानून व्यवस्था पर सवाल, तो सरकार फैक्ट्स के साथ जवाब दे रही है। वो जवाब भी आपको दिखाने वाले, बताने वाले हैं। इसके साथ ही दूसरा सवाल क्या है जरा वो भी जान लीजिए दर्शक। दूसरा सवाल ये है कि 2 साल में क्राइम हुआ कम, सरकार का दम। जी हां, 2 साल में क्राइम कम हो गया है, ये सरकार का दम दिखा रहा है। सरकार का क्लेम है, सरकार का दावा है कि 19% अपराध में कमी आई है एनसीआरबी के मुताबिक, और हमारे मुताबिक 18% कमी आई है। तीसरा सवाल, वो भी महत्वपूर्ण सवाल है, जीरो टॉलरेंस नीति का असर है, अपराधी अंदर हो रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? जमीन पर ऐसा दिखता है जिस तरीके का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है? हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है, मैं तारुफ करा दूं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता पंकज जोशी जी। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस की तरफ से पंकज शर्मा जी जुड़ रहे हैं। दोनों पंकज जी हैं और लगता है कि एकदम जबरदस्त तरीके से फाइट होने वाली दोनों के बीच में। पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं जो राजस्थान के हर मुद्दे पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं और उनके जरिए हम कानून व्यवस्था को समझेंगे। मित्तल साहब बहुत स्वागत आपका। अनिल गोटवाल पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, सिस्टम के बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे वहां की बारीकियों को कि कितना कुछ चेंज हुआ है, क्या चेंज और हो सकता है। आपका भी सर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले यहां पर पंकज जोशी जी आपसे ही मेरा सवाल है, ये जो मुख्यमंत्री की तरफ से 1 हफ्ते पहले
हमने देखा कि फाउंडेशन डे वाले दिन एक बकायदा ट्वीट किया गया था और यह बताया गया कि 18% लगभग अपराध में कमी आई है 2 सालों का। तो वो आंकड़े का सोर्स क्या है ये बता दीजिए, और इसके बाद फिर मैं पंकज शर्मा जी के पास आऊंगी। देखिए, आंकड़े के जो सोर्सेज हैं, हमने 19% का, आपने 18% का, आपके पास भी आंकड़े का सोर्स है कि एनसीआरबी के डाटाज हैं, जो डाटा सरकार को के जाते हैं, लगातार जो एफआईआर्स होती हैं कोर्ट में जाती हैं, कोर्ट के बाद में जो है उनके ऊपर कार्रवाई होती है, तो बाकायदा उसके डाटाज होते हैं। इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं, क्योंकि माननीय न्यायालय के एफआईआर जितनी भी होती है वो माननीय न्यायालय के पास तक जाती है और उसके बाद जो है उनमें दर्ज होती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई केवल पुलिस के हाथ में ही रहते हैं, ये है पहली चीज। और दूसरी चीज जो है, आपने कहा कि इनकी सत्यता पर है, तो मैं आपको 2 बड़ी चीज बताता हूं कि जो आज जिस डिबेट के ऊपर है कि वो मुख्यमंत्री प्रश्न उठा रहे हैं जिनके उस पर जंगल राज था कि पूरी सरकार केवल सरकार बचाने में निकल गई। आप देखिए कि जो है कि एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार, हॉस्पिटल में बलात्कार है, और बलात्कार तो छोड़िए, छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करके, और जो बिजली का वो जो डीसीबी होती है उसके अंदर आपने उसको डाल दिया, आपने जो है उसको आग के हवाले कर दिया। और तो और मैं कह रहा हूं कि आज यदि उनका खुद का बयान देखा जाए तो सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो अपने ओएसडी के जो ओएसडी ने जो लिख करके दिए ना बहुत सारे, उनके उसमें से बता देंगे कितने क्या किया। अभी 1-1 मिनट का हमारा ओपनिंग दिमाग रहता है, टिक टिक घड़ी चल जाती है, उस तरफ भी जरा थोड़ा सा ध्यान रखिए। पंकज शर्मा जी, आपका टाइम शुरू होता है, ओपनिंग दिमाग। देखिए मनु जी, राजस्थान में आमजन में डर है और अपराधियों में विश्वास इस सरकार के अंतर्गत होने लग गया है। ये सरकार ये कहकर आई थी कि जब हम आएंगे तो राजस्थान नहीं सहेगा, सब कुछ सहे, अब सब कुछ सह रहा है राजस्थान। तो जिस तरीके से राजस्थान की सरकार के नाक के नीचे लगातार आप देख लीजिए, भले हाई कोर्ट हो, कलेक्ट्रेट हो, राजस्थान की विधानसभा हो, स्कूल हो, तमाम संस्थाओं को बार बार में धमकियां मिल रही है और सरकार पिछले 6 से 8 महीने में एक भी कन्विक्ट नहीं कर पाई है, एक भी आरोपी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। कितनी बड़ी शर्म की ये बात है। ऐसा ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, ना कोई मॉनिटरिंग सिस्टम इनके पास है। इसी सरकार के जो मुखिया हैं, जो हम प्रदेश के, हम सबके मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, उनको 2-3 बार धमकी मिल चुकी है, जेल से उनको धमकी मिली, इसके बाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को धमकी मिली, उप मुख्यमंत्री भाजपा को धमकी मिली, तमाम ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन ये सरकार अभी तक भी किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। ये देखिए कि जिस तरीके से लगातार जो प्रदेश की मुख्य संस्थाएं हैं और मुख्य व्यक्ति है, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो राजस्थान की आम जनता किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करने का काम करेगी। मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार का ये कुशासन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें महिलाएं हो, आम जन हो, लगातार बेखौफ हो रहे हैं। ठीक है, एसपी मित्तल साहब, सर आपका ओपनिंग दिमाग चाहेंगे, अभी डिबेट ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टार्ट हो रहा है आपका टाइम। टिक टिक। हाँ। देखिए मनो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में आने से पहले जब विपक्ष में थी तो अपराध को उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया था। विधानसभा के चुनाव में यह भी कहा था कि क्या नाम से हम सरकार में आएंगे और अपराध को क्या नाम से 0 करेंगे। लेकिन जिस तरीके से देखिए अपराध के आंकड़े आ रहे हैं वो क्या नाम से चिंताजनक है कि भले ही ये कहा जाए कि पिछले की तुलना में इस बार जो है वो अपराध कम हो रहा है, लेकिन अपराध कोई कम नहीं होता। अपराध तो अपराध ही होता है, चाहे वो 1 अपराध हो चाहे वो 100 अपराध हो। तो भारतीय जनता पार्टी की अब जवाबदेही है इस बात की कि जब वो सरकार में है तो अपराध को बिल्कुल जीरो उस पर लेके आवे और अपराध नहीं हो, ये जो उन्होंने संकल्प किया इसको परिभाषित करे। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत साहब जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उसमें जो एक फेक आईडी के जरिए धमकियां दी जा रही हैं, वो पता है कि विदेशों में बैठ के लोग धमकियां देते हैं। सारे के सारे जितनी भी धमकियां आई हैं वो सब अभी क्या नाम से फेक निकली है। तो ऐसी स्थिति में उनका पकड़ा जाना मुझे लगता है टेक्निकल दृष्टि से थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, लेकिन होना तो जरूरी है ना, ये भी सवाल है। ठीक है, आपका टाइम अप हो गया है। अब पूर्व पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ गए, अनिल गोटवाल जी। गोटवाल जी, आपका ओपनिंग दिमाग। देखिए मनु जी, जो आंकड़े आए हैं, आंकड़े कोई ऑनलाइन आज भी मौजूद है, देख सकते हैं, चाहे एनसीआरबी की वेबसाइट हो, पुलिस मुख्यालय की वेबसाइट हो, चाहे कोर्ट की जो एफआईआर जाती है वहां पर, तो ये आंकड़े तो सत्य है, आंकड़ों में कोई दिक्कत नहीं है। और आंकड़े तो बताते हैं कि 19% अपराध कम हुआ पिछले 2 साल के अंदर, ये बात तो तय है। अब रहा सवाल इसका कि जो धमकियां या ये जो मिलने की जो बातें आ रही है, इसके अंदर एक ही लबे लुबाब जो बात आई है
कि राजस्थान पुलिस अभी तक जो ईमेल के माध्यम से, चाहे हाईकोर्ट हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिसेज हो, चाहे ये विधानसभा हो, इनको जो धमकियां मिली है उसको क्रैक नहीं कर पाई है। ये एक आरोप या जो भी है, इसके आधार पे ये कहते हैं कि साहब, लेकिन ये देखिए कि अब कोई ऐसा हादसा तो नहीं हुआ, उसकी ब्रीफिंग भी हुई है, मौके पे पुलिस भी पहुंची है और सारी कार्रवाई जो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी जो विदेशों में जिसके तार है, जिसका सर्वर है, जो वहाँ के लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, हमारी ट्रीटी है, इसके ऊपर हमें एग्जामिन करने की आवश्यकता है। ठीक है गोटवाल जी, लेकिन सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है, चलिए राहत की बात है कि हादसा नहीं हुआ, सिर्फ थ्रेड जो है वो फेक निकलती हैं, लेकिन क्या फिर हम हादसे का इंतजार कर रहे हैं पंकज जोशी जी? देखिए मनोज, मैं हादसे का इंतजार नहीं कर रहे। अब मैं आपको छोटी छोटी आपको याद दिलाता हूं पुरानी बातें। आप देखिए कि जो है पिछली बार लाइक्स जो लिए गए थे और जो बेसिकली वहां से जो लाइक्स और जो ये फॉलो अप लिए गए थे, मुझे बताइए कि अशोक गहलोत जी की जो फेसबुक थी उनके ऊपर लाइक्स कहां से थे? साइप्रस के नहीं थे क्या? विदेशों से नहीं थे क्या? कहां से आए थे वो लोग, है ना? तो आप देखिए कि वो लोग उसको तो यूज कर रहे हैं उसके अंदर, है ना? उसको उन्होंने नहीं बताया कि जो है कि मैंने जो है या मेरी जो ख्याति प्राप्त कर रहा हूं या विदेशों की जो है साइटों से लेकर के प्राप्त कर रहा हूं, साइटों को जो है आपने यहां चालू करवाया और दिखाया, सब कुछ किया। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि जो उनके ओएसडी थे, उन्होंने बताया कि पहले आप खुद देखेंगे सेक्शन 156(3) के अंदर जो एफआईआर की संख्या हुआ करती थी, कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि थाने में एफआईआर लिखी नहीं जाती थी। कोई भी एफआईआर आप देखिए थाने के अंदर लिखाने जाता था तो मेरा जैसा व्यक्ति भी जाने के बाद में उसको कहा गया कि हम एफआईआर नहीं लिख सकते, या तो डीसीपी कहे या कमिश्नर कहे तो जाकर के हम जो है एफआईआर लिखेंगे, और आपको कहेंगे तो मैं आपको बाकायदा उसकी जो कॉपीज हैं वो आपके चैनल पे लाके रख दूंगा। मेरी खुद की बात बताऊंगा आपको, पर्सनल बात। तीसरी बात बताता हूं आपको कि जहां पर जो बलात्कार के केस जो है पिछली बार हुए, मतलब शर्मनाक घटनाएं हो गई, उसके बाद भी लोगों को बचाते रहे। जयपुर जैसे में शास्त्री नगर इलाके में एक समुदाय के बीच में जब झगड़ा हुआ, ये एक लड़की को छेड़ने के मामले पे हुआ, तो मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री जी पक्ष किसका ले रहे थे? अपने उसका विधायक किसके पक्ष में गया था? मतलब जो है अपराधियों के पक्ष में खड़े हुए और उनके पक्ष में खड़े हुए। चौथी बात आती है कि सरकारी धन का दुरुपयोग जल जीवन मिशन में जितना हुआ उसको किसने नहीं देखा? अरे जब सरकार ही जो है दुरुपयोग करेगी, सरकार ही जब जो है पैसे को खाएगी, जब सरकार ही जनता के लूट के पैसे को खा जाएगी, तो मुझे बताइए कि जनता के लुटेरे जो है उनमें पंकज शर्मा जी बनेगा या नहीं बनेगा? हौसला बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ेगा? उनको बताइए। गिना रहे हैं घोटाले, वो गिना रहे हैं और साथ में वो फैक्ट्स भी रख रहे हैं एनसीआरबी के भी, और जो मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट पे दिखाया कि 18.77% कमी आई है। वो कह रहे हैं कि हम आंकड़ों के साथ आपको जवाब दे रहे हैं, आप ठीक है विपक्ष के तौर पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन हमारे पास भी फैक्ट्स हैं। देखिए मनु जी, सच ये है कि राजस्थान में लगातार आम जन में कहीं ना कहीं एक विश्वास की कमी आई है, डर पैदा हो गया है और अपराधियों में लगातार विश्वास पनप रहा है। और क्यों पनप रहा है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री को धमकी मिलना हो, उप मुख्यमंत्री को धमकी मिलना हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को धमकी मिलना हो, 3-3, 4-4 बार धमकी मिलना हो, संस्थाओं को लगातार आप देख लीजिए, विधानसभा, कलेक्ट्रेट, हाई कोर्ट, इनको धमकियां मिल रही है लेकिन एक भी आरोपी पकड़ा नहीं जा रहा। और जिस तरीके से महिलाओं के अपराध की कमी की बात बीजेपी कर रही है, जो कि बिल्कुल झूठ है। और आप देखिए कि अपराधी इस सरकार में लगातार बेखौफ हो गए हैं, बेलगाम हो गए और बर्बरतापूर्ण लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। इन्होंने तो डेटा की बात नहीं की। मैं अभी आधा घंटा पहले जो राजस्थान पुलिस की वेबसाइट है उससे डेटा लेके आया और मैं वो डेटा आपको सिलसिलेवार बताता हूं। हर 52 मिनट में इस प्रदेश में, जयपुर में लगातार छेड़छाड़ हो रही है। 40% शिकायतें तो झूठी बताकर पुलिस प्रशासन बंद कर देता है। तो जो महिलाएं हैं, बालिकाएं, वो कहां शिकायत करेंगे? मुझे कंप्लीट कर लेने, अरे आपके खड़ा हो गया तो आदमी लोग खड़े हुए भाई, कंप्लीट कर लेने दीजिए। कंफ्यूज क्या करें? 2025 में 10,371 केस दर्ज हुए छेड़खानी के, यानी हर दिन 28 महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है। समयबद्ध अनुसंधान नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। राजस्थान ऐसा प्रदेश बन गया जहां लगातार भगोड़े अपराधी बढ़ते जा रहे हैं और राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर पे 80,000 भगोड़े अपराधियों की एक कार्यकर्ता बता दीजिए खड़ा हुआ इनके साथ में। आप देखिए, मैं आपको एक नेता बता दीजिए। भगोड़े अपराधी 11,861 कहीं हो गए, पता ही नहीं चल पा रहा सरकार को।
ऐसी स्थिति स्थायी है। वारंटी और के बातें करते आकर के जो है 1,54,084 उसकी- लगभग 1,56,000 से ज्यादा स्थायी वारंटी के अपराधी यहां राजस्थान में घूम रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है, कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो रही है। अपराधी 1800 से 22 पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन सरकार खामोश है। अरे भैया, तुम्हारे ही चाचा के बच्चे थे जिनको हम जो है मेवा से पकड़ के लाए। 19.92% वो चाचा के बच्चे वहीं से थे बढ़ोतरी इधर। हुई है। एनडीपीसी चाचा एक्ट में खाला के बच्चे वहीं से लेके आए हैं। 110.43% की बढ़ोतरी है। आर्म्स एक्ट में 12.66% की बढ़ोतरी हुई है। और महिलाओं के खिलाफ अपराध की तो स्थिति यह है मनोज जी कि दुष्कर्म नाबालिग की जो है 27.10% की बढ़ोतरी हुई है। अपहरण की 3.42% की बढ़ोतरी हुई है। महिला अरे भाई, दो चार आप उदाहरण तो बता दीजिए, मैं बता रहा हूं आपको उदाहरण उनका बताइए ना। बीएनएस में अलवर में उसके पति के सामने % की बढ़ोतरी हुई है। अलवर में उसके पति के सामने तो लास्ट 4 महीने में बढ़े 4 लोगों ने बलात्कार किया। दुष्कर्म नाबालिग धारा 4 व 6 में पोक्सो एक्ट में 45.83% बढ़ोतरी हुई है। अन्य पोक्सो एक्ट में 22.92% की बढ़ोतरी हुई है। आपके आंकड़े और राजस्थान गुलाबी बहुत दिखाते हैं और वो कह रहे बढ़ोतरी हो रही है। हो क्या रहा है? आंकड़े किसके सही है? राजस्थान में 2025 में 34,461 लोग गायब हुए। पंकज जी, ये फैक्ट्स कहाँ से लेकर आए हैं? क्या सोर्स है आपका? अरे पंकज जी, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके समर्थक देख रहे हैं, ठीक है। राजस्थान पुलिस की वेबसाइट, राजस्थान पुलिस की वेबसाइट से दे रहे हैं। पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, अभी आप योर टर्न। बिल्कुल, अभी आपको पीडीएफ सेंड कर सकता हूं। पंकज जोशी और जी, इसमें पंकज जोशी जी जवाब दीजिए। हाँ, शर्मा जी सुन रहे हैं। 74% महिला गायब हुई है। 5,748% बच्चियां गायब हुई है। लगातार राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, लेकिन सरकार खामोश है, न संस्थाओं को बचा पा रही है, शर्मा जी, न आप महिलाओं को सवाल बचा कर पा रहे रही हैं है, ना, बच्चों को बढ़ावा हाँ, दिया, जवाब सुनिए, महिलाओं को पंकज बचा जोशी पा रही जवाब है। देंगे। दीजिए, दीजिए, अपने आंकड़े रखिए, चलिए। ये सरकार नहीं, जनता दोनों के आंकड़े को समझेगी ना। हाँ, जनता दोनों के आंकड़े समझेगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जोशी जी बताइए अपने आंकड़े के आंकड़े। बताता हूं, मैं कहता हूं, मुझे बताइए अवैध खनन में जो है बाबा ने जो है अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके जो है स्वयं को जो है आग के हवाले किया कि नहीं किया, उसके आंकड़े की आवश्यकता है क्या कहीं? मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ में आंदोलन किया कि नहीं किया? एक जमाई साहब गायब है, एक साले साहब गायब है, दोनों ने राजस्थान की जनता को ठगा है। कौन कर रहे हैं? कौन सत्तासीन लोग हैं जो उनको बचाने का काम कर रहे हैं? जयपुर में मालवीय नगर में एक महिला के साथ छेड़खानी, एक तरफ बीजेपी अपने आंकड़े दे रही है, सरकार अपने आंकड़े दे रही है, तो वही पंकज शर्मा जी भी आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं कि ये हकीकत है। तो असल में कौन सच्चा है, कौन झूठा है? पिछले 2 साल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है राजस्थान के अंदर? देखिए मनु जी, जो क्या नाम से बाहर हो रहा है वही क्या नाम से टीवी चैनल पे हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रख रही है, कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, लेकिन अपराध हो रहा है, ये बात स्वीकार की जानी थी। और अपराध, मैंने अभी कहा कि चाहे एक भी अपराध हो, लेकिन वो निंदनीय अपराध है। और जब भारतीय जनता पार्टी ये संकल्प करके आई थी कि हमको अपराधों को मिटाना है, तो भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है कि वो सरकार अपराधों को निपटाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि अशोक गहलोत साहब सोशल मीडिया पे ट्वीट करके ये आंकड़े बताते हैं, अपनी बात को रखते हैं, लेकिन अच्छा हो कि अशोक गहलोत साहब जब विधायक हैं तो ये सारे मामले क्या नाम से विधानसभा में रखें। अशोक गहलोत साहब विधानसभा भवन की तो चिंता करते हैं कि उनको 2-2 बार क्या नाम से धमकियां मिल गई हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन अशोक गहलोत साहब विधानसभा नहीं जाते, वहां इन मुद्दों को नहीं उठाते। मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत साहब जब सत्र शुरू होता है, मुश्किल से 1 या 2 बार क्या नाम से जाते हैं, हस्ताक्षर करने के लिए जाते हैं, ताकि क्या नाम से उनकी सदस्यता पर कोई दिक्कत नहीं आवे। देखिए पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी ने 5 साल बनाम 2 साल की शर्मा जी जवाब देना होगा आपको। हाँ, लेकिन 5 साल बनाम 2 साल की, मुख्यमंत्री जी ने 5 साल बनाम 2 साल की जब बहस को प्रस्ताव किया था और अपनी बात को वहां विधानसभा में रखा था, अच्छा होता कि अशोक गहलोत साहब विधायक की हैसियत से वहां जाते और ये सारे रखते। लोकतंत्र में विधानसभा सबसे उपयुक्त मंच है जहां अपनी बात को आप रख सकते हैं। मेरा सवाल यही है कि आप जरूर रखिए, आप विपक्ष में हैं, आपको जरूर सरकार की आलोचना कहिए, लेकिन अच्छा हो कि अशोक गहलोत साहब इन सारे मुद्दों को विधानसभा में रखें, क्योंकि वो विधायक भी है। जहां तक देखिए अशोक गहलोत साहब की सरकार का सवाल, मनु सबको पता है कि किस तरीके से आए दिन पेपर लीक हुआ करते थे, किस तरीके से पूरा प्रदेश, देश का क्या नाम से युवा बेहद परेशान था। खुद उनके डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने क्या क्या नहीं कहा अशोक गहलोत के लिए, जो उनके मंत्री रहे अशोक चांदना, उन्होंने क्या नहीं कहा, कई क्या नाम से आईएएस अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए, यहाँ तक कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी सरकार को लेकर आरोप लगाए। तो मेरा कहना है कि अपराध तो अपराध है, जरूर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया देने से पहले
अपनी सरकार का भी आंकलन कर लेना चाहिए। ठीक है पंकज शर्मा जी, ये तो सवाल लगातार बना रहा है ना कि इतने वरिष्ठ हैं, इतने माननीय हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, तो अगर विधानसभा में ये सब बातें रखेंगे ट्वीट के बजाय तो बेहतर होगा, उसका और भी इम्पैक्ट पड़ेगा और दूसरे विधायकों को उनसे सीखने को भी मिलेगा। देखिए अभी जो सर कह रहे थे, ये केवल और केवल सरकार का पक्ष लेने का तरीका इन्होंने इजाद कर रखा है। आपको एक सच मैं बता देता हूं, सरकार ने कई सत्रों में तो लॉ एंड ऑर्डर पे डिस्कशन करना भी जरूरी नहीं समझा। पहले 2 सत्र तो ऐसे ही निकल गए, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे डिस्कशन तक नहीं किया। तो ये कहना कि इस विधानसभा में उठाए, मुझे लगता है बेईमानी होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, लगातार सिर्फ और सिर्फ सरकार को बचाने के लिए बैठ जाना। अभी आप कह रहे थे कि पॉसिबल ही नहीं है टेक्निकली कि कैसे आइडेंटिफाई किया। मैं टेक्निकल बंदा हूं, IT का बंदा हूं, मुझे पता है कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। हमारी जब सरकार थी तो हमने साइबर यूनिवर्सिटी बनाई, अभय कमांड सेंटर्स बनाए, HCMU हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट्स बनाई। इसके अलावा आप देखेंगे टास्क फोर्स बनाई जो बनाई थी 24/7 वुमेन हेल्पलाइन। अगर ये सब बना रही थी फिर आप तो सिस्टम बना के गए थे ना। 22,000 सुरक्षा से आप ये सिस्टम बना के गए थे तो भी फिर आपने सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। आपने अच्छा देखिए, अरे वीडियो वॉल पे कैसे खा गए मैडम? इस सिस्टम ये को बनाए तो सीधे, लेकिन वीडियो वॉल चली नहीं वहां पर। सिस्टम को कोलैप्स कर दिया इस सरकार ने। आप मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे, अनिल गोटवाल जी, नहीं कर पा रहे। आपने कहा भर्तियां की, आपने भर्तियां कहा, आपने कोई जॉब्स नहीं निकाले, कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया। क्या ये सवाल तो बनता है ना कि सरकार को बचाने के लिए बैठ जाना ये जरूरी नहीं है। जाता है आए दिन। अब तो मुझे लगता है कि हर दूसरे हफ्ते हम यही ब्रेकिंग न्यूज पढ़ रहे होते हैं, तो इस सिस्टम का तो मजाक बन गया है। तो क्या सिस्टम के पास इसका तोड़ नहीं है? बच्चों का खेल हो गया है, बच्चों का खेल हो गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री को धमकाना, अरे वो भी तो पुलिस अधिकारी रहे ना। अरे वो सिस्टम को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। ठीक है शर्मा जी, ठीक है शर्मा जी। अनिल जी, मैं मनोज जी चूंकि पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, इतने साल नौकरी की है पुलिस मुख्यालय के, और पुलिस की वर्किंग को अच्छे तरह से जानता हूँ, अंदर से जानता हूँ। कोई पुलिस किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व होके कोई अपराध कराने का शौक किसी को नहीं है। अपराध रोकने के लिए बनी है हमारी पुलिस और प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए बनी है। तो ये तो मैं आंकड़े जो अभी आपके सामने डिस्कस हो रहे हैं, तो ये आंकड़ों में डिफरेंस क्या आ रहा है, सबसे पहले तो मैं इसको समझाना चाहता हूँ। अभी अगर आप ऑनलाइन आंकड़े देखेंगे तो वो 1 महीने के हैं, 3 महीने के हैं, 6 महीने के हैं या साल भर के। तो मेरे हिसाब से जो सरकार ने आंकड़े जारी किए या पुलिस मुख्यालय ने जारी किए, वो पिछले 2 वर्ष के आंकड़े जारी किए, जिससे 19% की कमी अपराध के अंदर ओवरऑल दिखाई देती है। ये डिफरेंस इसलिए आ सकता है कि ये महीने का है या तिमाही है या 6 माही है, तो उसमें कभी कभी ये डिफरेंस आता है। तो आपने क्या ऑनलाइन देखा है ये मुझे मालूम नहीं रहा। सवाल दूसरा, आप ये देखिए कि जो थ्रेट कॉल्स दी है या जो भी है, उसको राजस्थान पुलिस ने बखूबी 24 घंटे के अंदर ट्रैक किया। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को थ्रेट अगर जेल से मिली है तो उसको ट्रैक राजस्थान पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से कर लिया। लेकिन डिजिटल की दुनिया जो है वो इंटरनेशनल है, वो राजस्थान के हाथ में नहीं है या जयपुर पुलिस के हाथ में नहीं है या सिर्फ राजस्थान पुलिस ही उसको रोक सकती है, वो इंटरनेशनल है। ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, राजस्थान पुलिस की अकेले की नहीं है। जो थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं ईमेल के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से, ये ये डिजिटल दुनिया है। डिजिटल दुनिया में तो शर्मा जी, ये सिर्फ राजस्थान में नहीं, हमने तो नोएडा में भी देखा है, हर दूसरे तीसरे महीने में बच्चों को स्कूल को उड़ाने की भी धमकी होती है, तो फिर वहां बच्चों को सब हटाया जाता है। ये नोएडा में क्या, ये गुड़गांव में भी हो चुका है, दिल्ली में भी आए दिन होता है, राजस्थान में भी सब कुछ हो रहा है। एनक्रिप्टेड ईमेल है आजकल तो आधे घंटे के लिए पंकज शर्मा जी, जारी कर रही है। पंकज शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे? सर मैं आऊंगी आपके पास। देखिए, इसको इस तरीके से जस्टिफाई करना कि धमकियां मिल रही है, कुछ नहीं होगा। एक भी अगर रियलिस्टिक धमकी हुई और एक पे भी अगर कोई किसी ने इंप्लीमेंट कर दिया तो कितना नुकसान होगा देश को, देश की जनता को, बच्चों को, कितना नुकसान होगा। हम ये कहकर पीछे नहीं हट सकते कि ये नहीं है वो नहीं है। देखिए, डेटा सेंटर्स इंडिया में है, बहुत सारी पॉलिसीज अब इंडियन गवर्नमेंट बना रही है, तो डेटा सेंटर्स पे बात करो ना आप। अगर यूएस में भी है तो ईमेल के थ्रू आप कम्युनिकेट करो ना, आइडेंटिफाई करो, उनके आईपी एड्रेस लो, सर्वर्स से पता करो, पता तो करना पड़ेगा ना आपको। लेकिन आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहे, क्योंकि आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी पुलिस चौकी नाकों पे खड़ी है, चालान काटने में व्यस्त है, अपराधियों को पकड़ने में व्यस्त नहीं है। छोटी छोटी घटनाओं में 50 रुपए 100 रुपए ले लेके जनता को लूटने का काम वो कर दे। जो बहुत जरूरी मुद्दे हैं, बहुत बड़े अपराध है, उन पे कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार। मैं बताता हूं, किसी राजनीतिक इतने बड़ी पार्टी के कोई 3 आदमी दूसरे प्रदेश के किसी तरीके से जो है, आप देखिए कि वायरल करते हैं
किस तरीके से एआई का यूज करते हैं और उसके बाद अपराध करते हैं, और जब पकड़ के लाते हैं तो मुझे बताइए, राजस्थान का एक व्यक्ति बोला खाली, है ना, बाकी सबको पता था कि हाँ ये काम हुआ है। मुझे बताइए कि क्या ये काम शोभा देता है किसी पार्टी को? है पकड़ा कि नहीं पकड़ा, सरकार पकड़ के लाई कि नहीं लाई, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बताता हूं आपको, 19 लाख कनेक्शन जो है, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट, मैं बीच में नहीं बोला, मैं 2 मिनट रुक जाइए, प्लीज एक मिनट जवाब देना शर्मा जी पहले कंप्लीट होने दीजिए, शर्मा जी पहले कंप्लीट होने दीजिए, पंकज जी कंप्लीट होने दीजिए पहले। हाँ। अब मैं बताता हूं आपको, अब मैं बताता हूं आपको 19 लाख जो है फर्जी कनेक्शन थोड़ा जल्दी जो है हमने अलवर के पास में मेवात में बंद किए, उन कनेक्शनों से, उसमें से ज्यादातर कनेक्शन जो मिले उनकी पैरवी किसने करी है? उनकी पैरवी करने कौन गया वहां पर थाने के अंदर? कौन और गया? उसके बाद ही बंद किए। बताइए राजस्थानी जनता कौन गया? राजस्थान कौन गया? नाम लेके बताइए, नाम लेके बताइए, नाम लेके बताइए, गए कि नहीं कौन गए? गया? नाम लेके बताइए। चैलेंज वाला फॉर्मूला पुराना हो चुका है, एक दूसरे को चैलेंज करते रहते हैं और अपनी एक दूसरे पर यहाँ पर गेंद एक दूसरे के पाले में डालते रहते हैं। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका भी जुड़ने के लिए, पंकज जोशी, पंकज शर्मा आपका शुक्रिया, मित्तल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गोटवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 8 की फाइट में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।